नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 13 को, और इस चैप्टर में हम एमीन के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम एमीन के अंदर जो समावयवता पाई जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, एमीन में मुख्य रूप से 4 प्रकार की समावयवता होती है। श्रृंखला समावयवता, इसके बाद में स्थिति समावयवता, इसके बाद में क्रियात्मक समूह समावयवता और इसके बाद में मध्यावयवता समावयवता। सबसे पहले हम श्रृंखला समावयवता की चर्चा करते हैं। हमें पता है समावयवता क्या होती है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, तो वो एक दूसरे के समावयवी होते हैं, आइसोमर होते हैं। इसे आइसोमेरिज्म कहा जाता है, आइसोमेरिज्म इन एमीन। और सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है वो है चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। इसको आप समझने से पहले आप यहाँ देखो, एक अणुसूत्र लिखा है C4H11N। अब इसको हम किस किस रूप से लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। C4 है तो मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 और 4, और ये एमीन है तो ये NH2 लिख देता हूँ। ठीक, अब आप देखो इसको बैलेंस करते हैं तो ये 3, यहाँ H2, यहाँ H2 और यहाँ हो गया H2। आप काउंट करो तो कार्बन तो थे 4, C4, हाइड्रोजन 3, 5, 7, 9 और 2 11 हो गए, और एक है इसके अंदर नाइट्रोजन। तो ये C4H11N को एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ब्यूटेन 1 एमीन है, या हम इसे एन ब्यूटिल एमीन कह सकते हैं। सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। अब देखो, हम इसको एक दूसरे रूप से और लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? यदि मैं इन 3 कार्बन परमाणुओं को इस प्रकार से लिखता हूं, जैसे एक इधर मैं CH3 लिख देता हूं, एक इस तरफ मैं CH3 लिख देता हूं, फिर एक इधर मैं CH2 लिख देता हूं और एक यहाँ NH2 लिख देता हूं। यहाँ इसको बैलेंस करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसमें भी देखो, कार्बन 1, 2, 3, 4, तो C तो हो गए 4। ठीक है, H काउंट करो, 3, 3, 6, 7, 8, 1 9 और 2 11, H 11, और एक नाइट्रोजन है N। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका और इसका, इन तीनों का जो अणुसूत्र है वो C4H11N है, लेकिन ये 3 रूपों में हमने इसको लिखा है। यहाँ आप देखिए एक सीधी श्रृंखला है, यहाँ आप देखिए ये सीधी श्रृंखला नहीं है, एक मेथिल समूह इस तरफ लिखा हुआ है, और यदि हम इसको देखें तो इस कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े हुए। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि इनकी श्रृंखलाएं अलग अलग है। ठीक है, यहाँ कोई श्रृंखला नहीं है, यहाँ एक कार्बन जुड़ के इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है, यहाँ 2 ये सीधी श्रृंखला है, ये मान लीजिए इसको मैं सीधी श्रृंखला बनाता हूँ, यहाँ ये सीधी श्रृंखला है, यहाँ ये सीधी श्रृंखला। आप देखो यहाँ एक CH3 जुड़ा हुआ दिख रहा है, इधर 2 CH3 जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब के सब क्या है? एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी है, ये एक दूसरे के चैन आइसोमर है। ठीक है, तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? श्रृंखला समावयवता में जो एमीन होती है उसमें अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं होती है, और कम से कम यदि कोई श्रृंखला समावयवता एमीन दर्शाती है तो 4 कार्बन तो होने चाहिए। अगर 4 से कम कार्बन, जैसे मान लो यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं CH3 CH2 NH2, ये लिया, इसका अणुसूत्र 1, 2, 2 तो कार्बन है, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या इसमें हाइड्रोजन है, और एक क्या है? नाइट्रोजन। अब इसको हम कौन से दूसरे रूप में लिख सकते हैं? क्या हम इसमें मेथिल समूह किधर साइड में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, वो चैन आइसोमेरिज्म दर्शाते। ठीक है, इसके बाद में दूसरी समावयवता है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। इसमें हमने एक 3 कार्बन का एक एमीन लिया है,
और उसका अणुसूत्र है C3H9N। ठीक है, इसमें दो स्थितियां हैं। आप पहली स्थिति को देखो तो जो NH2 जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर कार्बन पे है, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और यदि मैं इसे श्रृंखला बनाता हूं तो 1, 2 और 3, मतलब जो NH2 समूह है उसकी स्थिति इस श्रृंखला में 1 नंबर पे है। और यदि मैं इसमें बात करूं तो NH2 की जो स्थिति है वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। तो हमें इस चीज का आसानी से पता चलता है कि ये जो है NH2 समूह की स्थितियां श्रृंखला में अलग अलग है, और यहां वो 1 नंबर पे है, यहां वो 2 नंबर पे है। इसलिए ये दोनों क्या दर्शाते हैं? स्थिति समावयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी है। कई बार प्रश्न ऐसे आता है, आपको एक अणुसूत्र दे दिया C3H9N के स्थिति समावयवी बनाइए, तो आपको पता है 3 कार्बन का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 3 कार्बन बनाने हैं। एक तरफ इस तरफ NH2 जोड़ दो और फिर यहाँ 3 कार्बन बना लो, और ये NH2 है उसको क्या है, दूसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ दीजिए। 3 से 2 से ज्यादा समावयवी इसके नहीं बन सकते जब अणुसूत्र C3H9N हो। क्यों? अगर मान लो मैं कहूं कि तीसरा NH2 है वो इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, यदि मैं उस तीसरे NH2 को इस कार्बन पे जोड़ता हूं तब तो सेम बात हो गई, ये भी प्रोपेन 1 एमीन है और ये भी प्रोपेन 1 एमीन है। ठीक है, तो कितने समावयवी बनेंगे? 2। एक प्रोपेन 1 एमीन बन जाएगा और एक प्रोपेन 2 एमीन बन जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा है तो फिर स्थिति समावयवी और बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है। जो NH2 है उसकी पोजीशन को हमें देखना है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उस आधार पे हम इनके समावयवी बना सकते हैं। इसके बाद में आप तीसरा देखिए, क्रियात्मक समूह समावयता। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है C3H9N का, मतलब एक ऐसी एमीन ली है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है, और यहां इसके 3 समावयवी बन रहे हैं। तीनों को आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये NH2 प्राथमिक एमीन है, यहां NH है मतलब 2 हाइड्रोजन चले गए, ये सेकेंडरी या द्वितीयक एमीन है। यहां तीनों ही हाइड्रोजन चले गए हैं, ये क्या है? तृतीयक एमीन है। ठीक है, अब आप दूसरी चीज इसमें देखिए। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन है और इसके अंदर एक कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला है। यहां हम देखें तो जो एमीन है वो सेकेंडरी एमीन है, एक एल्किल समूह इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह उस तरफ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसके 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 3 एल्किल समूह। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो क्रियात्मक समूह है उससे अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह है। इधर प्रोपिल जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह है। यहां हम देखें तो इससे 2 एल्किल समूह, एक मेथिल जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है? एथिल जुड़ा हुआ है। यदि हम इसको देखें तो यहां से 3 एल्किल समूह, और वो तीनों ही कौन से हैं? वो तीनों ही मेथिल समूह है। तो अलग अलग एल्किल समूह एक क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह है समावयवता। ठीक है, यदि हम इनके नामकरण की बात करें तो आप देखो, ये प्रोपेन 1 एमीन कह दो या प्रोपेन एमीन कह दो। 1 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रोपेन 2 एमीन भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो इसे हम नॉर्मल प्रोपिल एमीन भी कह सकते हैं। आप इसको देखो, इसमें क्या है? एक इस तरफ CH3 है और इस तरफ एक एथिल समूह जुड़ा है। अब हमें एथिल समूह को श्रृंखला में काउंट करना है, लंबी कार्बन की श्रृंखला बनानी है, तो जो मेथिल समूह है वो प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा और वो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एन मेथिल एथेन एमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? एन मेथिल एथेन एमीन। अब आप इसको देखो तो एक को तो हम श्रृंखला में काउंट कर लेंगे और दोनों मेथिल है वो प्रतिस्थापी हो जाएंगे। दोनों ही एन से जुड़े हुए हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे एन एन डाई मेथिल।
यानी N से एक मेथिल है, फिर N से दूसरा मेथिल है, तो NN डाई मेथिल मैथेन एमीन, एक कार्बन की श्रृंखला है मैथेन एमीन। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए मध्यावता। अब मध्यावता क्या होती है, इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो, हम एमीन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो NH2, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है और उसके स्थान पे कोई एक एल्कीन समूह आके जुड़ेगा, प्राथमिक एमीन होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी एक संयोजकता क्या है, रिक्त है। ठीक है, और यदि मैं ये कहता हूँ कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो कितनी संयोजकताएं रिक्त रह जाएगी, 2 संयोजकताएं रिक्त रह जाएगी। और यदि तीनों ही हाइड्रोजन चले जाते हैं तो इसकी 3 संयोजकताएं रिक्त रह जाएगी। तो ऐसी एमीन जिनमें 2 संयोजकताएं रिक्त होती है या 3 संयोजकताएं रिक्त होती है, यानी जो सेकेंडरी एमीन होती है या टर्सरी एमीन होती है, वही मध्यावता दर्शाती है। प्राथमिक एमीन मध्यावता नहीं दर्शाती। अब आप ये एक 4 कार्बन का एक एमीन बनाया है, ये हो जाएगा C4H11N। कितने कार्बन की एमीन है ये, 4 कार्बन की एमीन। आप देखो 1 2 3 और 4, C4 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 H11 और एक नाइट्रोजन है N। ठीक है, अब आप यहाँ एक चीज देखो, ये इसमें NH समूह यहाँ है और उधर एक CH3 मेथिल जुड़ा हुआ है और इस तरफ एक प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो N है इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है, N यहां से इस जगह आ गया, मतलब इधर भी कार्बन 2 हो गए, इधर भी कार्बन 2 हो गए। इधर जो 3 कार्बन थे, एक कार्बन कम हो गया, इस तरफ आ गया। ये यूं हम कहें कि ये मध्य में आ गया है, हम यूं कह सकते हैं ये मध्यावता दर्शा रहा है। अब आप यहां देखो, यहां जो NH है उसमें इधर तो CH3 है, लेकिन जो इधर 3 कार्बन का परमाणु था, जो प्रोपिल था, वो इस रूप में आ गया है, यानी ये CH3 इसके नीचे आ गया है, आइसोप्रोपिल के रूप में ये। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन में क्या होता है, प्राथमिक एमीन में तो NH2 होता है, वो या तो कहाँ होगा, लास्ट में होगा या फिर फर्स्ट में होगा, तो वो मध्यावता नहीं दर्शाता है। यहाँ जो NH समूह है पहले इस स्थान पे था, फिर हम कह सकते हैं कि वो इस तरफ आ गया है, यानी ये CH2 उस तरफ चला गया, 2 एथिल समूह हो गए, यहाँ एक आइसोप्रोपिल है और एक मेथिल समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मध्यावता को समझ सकते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो तो एकदम छोटी सी क्लास थी, उसमें हमने एमिनों में समावता के बारे में पढ़ा। तो इसमें कोई विशेष डाउट आपकी दिक्कत नहीं है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर आ सकता है कि C4H11N के मध्यावयवी बनाइए, या फिर यूं प्रश्न आ जाए C4H11N के स्थिति समावयवी बनाइए, तो आप सिंपली इनको आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा बस इन पर आप अभ्यास कीजिए। अपनी जो अगली क्लास है उसमें हम एमिनो के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको आसानी से एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू।